हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस विल स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसलिए इसको हमने सेपरेट वीडियो में कवर अप करा है। ठीक है, अब देखो, आप सभी को याद होगा सेंट्रल डोग्मा के बारे में, जिसे फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। ठीक है, जिसमें हमने देखा था किस तरह से डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन कोड किया जाता है। ठीक है, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, ये देखो, मैं इसी की बात करी थी, इसी सेंट्रल डोग्मा के बारे में। ठीक है, जिसे एफ क्रिक ने दिया था। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहले डीएनए से डीएनए बनता है, जिसको कहते हैं हम लोग रेप्लिकेशन। ये पहला प्रोसेस हमने देख लिया। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने इसे अच्छे से कवर अप कर लिया है। ठीक है, आप लोगों ने इसे अच्छी तरीके से देखा होगा, समझा होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी हम लोग इस शॉर्ट वीडियो में देखने वाले हैं डीएनए से जो आरएनए बनता है। ठीक है, डीएनए से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का कॉपी किया जाता है आरएनए के स्ट्रैंड पे, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। इसी ट्रांसक्रिप्शन के बारे में अभी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन के बारे में ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना, हमें बस इसमें जो है जेनेटिक कोड के बारे में बेसिकली पढ़ना है। ठीक है, ट्रांसलेशन के अंतर्गत। क्लियर है? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन क्लियर हो गया, इसका डेफिनेशन क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। ठीक है, जिस प्रोसेस के थ्रू जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है इस डीएनए से कॉपी होता है आरएनए में। ठीक है, और डीएनए के एक स्ट्रैंड से, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? माइंडेड फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, मतलब डीएनए के एक स्ट्रैंड से जिस प्रोसेस के थ्रू जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का कॉपी आरएनए में होता है, उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। देखो, अब देखो, ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन प्रोसेस के बीच कुछ बेसिक डिफरेंसेस पाए जाते हैं। जैसे कि पहला डिफरेंस ये है कि रेप्लिकेशन में हम लोग देखते थे जो कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता था नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में, जैसे कि एडनिन जो है वो थायमिन के साथ डबल बॉन्ड पेयरिंग करता था। ठीक है, याद है ना? साइटोसिन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो है गुआनिन के साथ पेयरअप करता था। ठीक है, तो चूँकि यहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से आरएनए में कॉपी किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा इसलिए बताओ? यहाँ पे क्या होगा? थायमिन के बदले यूरेसिल प्रेजेंट होगा। एब्सोल्युटली राइट। और दूसरा डिफरेंस ये है कि रेप्लिकेशन प्रोसेस में जब रेप्लिकेशन प्रोसेस शुरू होता है तो पूरा का पूरा डीएनए जो है वो एक बार में ही डुप्लीकेट हो जाता है। ठीक है, मतलब वो कॉपी कर लिया जाता है, मतलब वो रेप्लिका जो है एक बार में ही पूरा का पूरा डीएनए का बन जाता है। ठीक है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? केवल डीएनए का एक सेगमेंट और केवल एक स्ट्रैंड जो है वो कॉपी होता है आरएनए में। ठीक है, समझ में आया? देखो, कह रहे हैं कि रेप्लिकेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जब ये प्रोसेस का शुरुआत होता है तो पूरा का पूरा डीएनए जो है ना, टोटल डीएनए ऑफ द ऑर्गेनिज्म गेट्स डुप्लीकेटेड, राइट? बट इन ट्रांसक्रिप्शन व्हाट हैपेंस, टोटल सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉपी नहीं होता है। ठीक है, उसमें ओनली अ सेगमेंट, केवल एक ही सेगमेंट जो है ना डीएनए का वो, और केवल एक स्ट्रैंड, ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड गेट्स कॉपीड इनटू आरएनए। दिस पॉइंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एकदम स्टार मार्क करके आप लोग इसे नोट करो। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन के बीच में। इसीलिए ये हमेशा याद रखना है कि ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कॉपी करने का प्रोसेस है। ठीक है, जबकि रेप्लिकेशन में पूरा का पूरा होल डीएनए क्या होता है? होल डीएनए गेट्स डुप्लीकेटेड। पूरा का पूरा डीएनए जो है वो क्या हो रहा है? रेप्लिकेट और डुप्लीकेट हो रहा है। किस में? तो रेप्लिकेशन प्रोसेस में। ठीक है, डुप्लीकेटेड ये किस में होता है ये प्रोसेस? तो ये होता है हमारा रेप्लिकेशन में। ठीक है, क्लियर हो गया? रेप्लिकेशन प्रोसेस में। ठीक है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? ठीक है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? ओनली अ सेगमेंट। ठीक है, केवल एक सेगमेंट, मतलब एक पोर्शन प्लस केवल एक स्ट्रैंड। ठीक है, केवल जो है एक स्ट्रैंड डीएनए का जो है वो आरएनए में कॉपी होता है, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है जिसको कि आप लोग को ध्यान में रखना ही होगा। क्लियर है?
ठीक है, एकदम ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो है आप सभी के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम बताइए कि दोनों स्ट्रैंड क्यों कॉपी नहीं होता है, ठीक है। और यही सवाल यहाँ पे एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि वाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, क्यों। तो इसका दो जवाब है, ठीक है, मतलब इसका जो है दो रीजन है, दो कारण है कि क्यों जो है डीएनए, जैसे डीएनए हो गया हमारा, ठीक है, डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हो गए, तो ये दोनों स्ट्रैंड जो है कॉपी ना होकर क्यों एक ही स्ट्रैंड जो है वो कॉपी हो रहा है किसमें, तो आरएनए में। ऐसा क्यों, बताओ, सोचो क्या कारण हो सकता है कि आखिर एक ही स्ट्रैंड कॉपी हो रहा है, ना कि ये दोनों स्ट्रैंड होना चाहिए जैसा कि रेप्लिकेशन के दौरान होता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है। तो देखो इसका दो कारण है। पहला कारण ये है कि अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट के रूप में काम करेगा, देखो अगर दोनों स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट के रूप में काम करेगा तो इससे क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल का निर्माण होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल का निर्माण होगा। क्यों, क्योंकि ये जो आरएनए स्ट्रैंड्स हो जाएंगे वो एक दूसरे के आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो सूटेबल नहीं होता है ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है। इससे जो है प्रोटीन नहीं बन पाएगा, ठीक है। ये जो है ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं कर पाएगा, इससे जो है प्रोटीन नहीं बन पाएगा, ठीक है। ट्रांसलेशन नहीं करेगा, इसका मतलब प्रोटीन भी नहीं बनेगा, इसका मतलब हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो सब का सब बेकार हो जाएगा। क्लियर है। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू भी दिखा देते हैं, ठीक है, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखो जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि एक डीएनए है, ठीक है। यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ठीक है, वो डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड है। अब इस दोनों स्ट्रैंड को अगर हम टेम्पलेट मान लेंगे, ठीक है, दोनों को, जैसे ये दोनों को जो है ये हो जाएगा हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। ये मान लो ये भी टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया और ये भी हमारा क्या हो गया, टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया, ठीक है। अगर दोनों ही हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड के रूप में काम करेगा तो देखो प्रॉब्लम क्या आता है कि बीच में जो है हमारा यहाँ पे आरएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा। कैसे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा, जैसे देखो यहाँ पे एक आरएनए आ रहा है, ठीक है, आरएनए जो है आरएनए का स्ट्रैंड बन रहा है। यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये क्या है, ये आरएनए जो है आरएनए का एक सीक्वेंस है, ठीक है। ये आरएनए का सीक्वेंस जो है वो बेस पेयरिंग कर लेगा डीएनए के इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ, जैसे कि आपको दिख रहा है ए यहाँ पे टी के साथ बेस पेयरिंग कर रहा है, जी सी के साथ कर रहा है, सी जी के साथ कर रहा है, ए टी के साथ कर रहा है, यू ए के साथ कर रहा है, ठीक है। क्योंकि आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है, ठीक है, इसीलिए जो है यहाँ पे थायमिन के बदले क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का बेस पेयरिंग हमें देखने को मिलेगा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बेस पेयरिंग देखने को मिलेगा। उसी तरह जो ऑपोजिट डीएनए स्ट्रैंड है ये भी अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड के रूप में काम करने लगा तो यहाँ पे भी तो वही चीज़ हो जाएगा ना, यहाँ पे भी क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाएगा। यहाँ पे भी ये जो है एक और एमआरएनए का सीक्वेंस, ये भी क्या है, एमआरएनए का सीक्वेंस है, ठीक है। और ये भी हमारा क्या है, एमआरएनए का सीक्वेंस है, ठीक है। यहाँ पे भी ये क्या बनेगा, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लेगा डीएनए के साथ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, दो एमआरएनए बन गया, वो अलग अलग सीक्वेंस के साथ बन गया ना, एक ये एमआरएनए बन गया और एक हमारा ये एमआरएनए बन गया, ठीक है। दो एमआरएनए बन गया अलग अलग सीक्वेंस के साथ। अब ये दोनों एमआरएनए जो है जो अलग अलग सीक्वेंस के साथ बना है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लेगा। मतलब जो यहाँ पे सीक्वेंस बना है वो ऐसे करके क्या करेगा, वो आपस में क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करके और यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का निर्माण कर देगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का निर्माण कर देगा, ठीक है, इस तरह से। और ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो जाएगा, ठीक है, देख रहे हो, इस तरह से जो है क्या हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा बीच में, ठीक है। और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो फर्दर स्टेप को रोक देगा। मतलब फर्दर स्टेप जो ट्रांसलेशन का स्टेप है वो ट्रांसलेशन स्टेप इसमें नहीं हो पाएगा। मतलब ये जो है ये इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के बनने के कारण, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनने के कारण जो है हमारा जो फर्दर स्टेप
जो हमारा ट्रांसलेशन होना था वो ट्रांसलेशन अब क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, वो ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो ट्रांसलेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गया। तो इसीलिए जो है केवल एक ही स्ट्रैंड का जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कॉपी होता है किसमें, तो ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है, एक ही स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो है वो आरएनए में कॉपी होता है। यानी हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। ये देखो, कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। ठीक है, जिसमें कि केवल और केवल एक ही टेम्पलेट स्ट्रैंड रहेगा, जैसे कि हाँ जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक ही टेम्पलेट स्ट्रैंड रहेगा ये वाला। ठीक है, एक ये जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या हो गया, ये हो गया हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया, इसी पे जो है एमआरएनए का सीक्वेंस बनेगा। इसी पे क्या बनेगा हमारा, ये एमआरएनए का सीक्वेंस बनेगा और यहाँ पे ये इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगा। क्लियर है। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो डीएनए का स्ट्रैंड रहेगा, ये वाला जो डीएनए का स्ट्रैंड रहेगा वो हमारा कोडिंग स्ट्रैंड रहेगा। इसको जो है ट्रांसक्रिप्शन में इसका कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से जो है हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कैरी आउट होता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किसको कहते हैं। जो भी अभी तक मैंने समझाया है वो सभी इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसको जो है अपने से रीड आउट कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। क्लियर है। ठीक है, तो देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है। देखो, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो होता है डीएनए में वो बेसिकली 3 चीज़ों से बना हुआ रहता है। ठीक है, अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज़ डिफाइंड प्राइमरली बाय द 3 रीजन्स इन द डीएनए। हाउ मेनी रीजन्स, तो 3 रीजन्स। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, तो ये 3 रीजन है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। ठीक है, पहला क्या है, प्रमोटर, दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा है टर्मिनेटर। ठीक है, इसको आप लोग याद रख सकते हो, PST। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन रीजन्स, दैट इज P फॉर प्रमोटर, S फॉर स्ट्रक्चरल जीन और T फॉर टर्मिनेटर। ठीक है, या इसको PST के बदले PGT के रूप में भी याद रख सकते हो। ये याद रखना ज़्यादा आपको इजी होगा। ठीक है, PGT, P फॉर प्रमोटर, G फॉर जीन। ठीक है, कौन सा जीन, तो स्ट्रक्चरल जीन, और T फॉर टर्मिनेटर। ठीक है, हम लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, PGT की। ठीक है, याद रहेगा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कंसिस्ट ऑफ PGT। अब देखो, ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे जो ये डायग्राम दे रखा है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का, उसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये हो गया हमारा P यानी प्रमोटर। ठीक है, ये हो गया हमारा G यानी जीन, और ये हो गया हमारा T टर्मिनेटर। ठीक है, अब G जो है यानी ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ये कंसिस्ट कर रहा है 2 स्ट्रैंड। ठीक है, 2 स्ट्रैंड से ये बना हुआ है, एक है टेम्पलेट और दूसरा है कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये G जो है वो 2 स्ट्रैंड से मिलके बना हुआ है। क्लियर है। ठीक है, इन दोनों स्ट्रैंड के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखो, एक कन्वेंशन है जिसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि इन दोनों स्ट्रैंड की पोलैरिटी ऑपोजिट होती है, यानी एक दूसरे से उल्टी होती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5' to 3' है, देखो 5' to 3' है। ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में है, तो वहीं टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी इस डायरेक्शन में होगी, यानी यहाँ पे 5' होगा और यहाँ पे 3' होगा। तो इस तरह से इन दोनों स्ट्रैंड की पोलैरिटी जो होती है वो ऑपोजिट होती है एक दूसरे से। ठीक है, ये हुई एक बात। दूसरी बात है कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनने के क्रम में, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनने के क्रम में जो एंजाइम यूज़ होता है उसे कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। उसे क्या कहते हैं, ये है इसका नाम, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, इस एंजाइम की खासियत ये होती है कि ये जो कैटलाइज करता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को, उसका डायरेक्शन होता है 5' to 3', और ये केवल इसी डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करने का काम करता है। आप लोग को याद होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन में मैंने बताया था कि जो एंजाइम था, जब डीएनए से डीएनए बन रहा था
ठीक है। डीएनए से डीएनए बनने के क्रम में कौन सा एंजाइम था, तो वो था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये देखो, डीएनए से जब डीएनए बनता था, ठीक है, रेप्लिकेशन प्रोसेस के दौरान उसमें जो एंजाइम यूज होता था वो था हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। उसका भी एक खासियत यही था कि वो जो है एक ही डायरेक्शन में, दैट इज़ ओनली 5' to 3' डायरेक्शन में ही वो जो है कैटलाइज करता था पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में भी, यहाँ पे जो है ट्रांसक्रिप्शन में भी जो है जहाँ डीएनए से आरएनए बन रहा है, इस प्रोसेस में जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है हमारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और इसकी भी यही खासियत है कि वो जो है 5' to 3' डायरेक्शन में ही पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ने का काम करता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स को जो है केवल एक ही डायरेक्शन में यानी 3' एंड पे ही वो ऐड करने का काम करता है। क्लियर है, ठीक है। तो इसके कारण जो है जो स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 5' to 3' रहती है, ठीक है, जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी जो है 5' to 3' रहती है और जिस पे आरएनए के समान सीक्वेंस मौजूद होता है, यानी थाइमिन के बदले में यूरेसिल मौजूद होता है, उसे कहा जाता है कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। यानी ये जो हमारा स्ट्रैंड है कोडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है। ये कोडिंग स्ट्रैंड जो है ये बिल्कुल उसी डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन कर रहा है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में ये एंजाइम काम करता है आरएनए पॉलीमरेज, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कोडिंग स्ट्रैंड। और मज़ेदार बात ये है कि इसका नाम भले कोडिंग स्ट्रैंड है लेकिन ये किसी भी चीज़ को कोड नहीं करता है, ठीक है। दिस स्ट्रैंड डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग। और दूसरा मज़ेदार बात ये है कि जितने भी रेफरेंस पॉइंट ट्रांसक्रिप्शन को डिफ़ाइन करने में यूज़ किए जाते हैं वो सारे रेफरेंस पॉइंट जो है इसी कोडिंग स्ट्रैंड को रेफरेंस मान के ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग ही सारा रेफरेंस पॉइंट का नामकरण किया जाता है, ठीक है, नेमिंग किया जाता है और डेफिनेशन इसी के अकॉर्डिंग होता है। क्लियर है, इसीलिए इसको कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। और इसके ऑपोजिट पोलैरिटी वाले स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है, जिसकी पोलैरिटी है 3' to 5'। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब प्रोमोटर का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये एक ऐसा डीएनए सीक्वेंस होता है जो कि बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के लिए, ठीक है। मतलब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है ट्रांसक्रिप्शन का, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये आके यहीं पे इसी के साथ बाइंड करेगा। कौन बाइंड करेगा, तो हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। क्लियर है, तो इसीलिए ये जो है प्रमोटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके जो है हमारा प्रमोटर एंड के साथ ही बाइंड करेगा और उसके बाद आगे का ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। देखो यहाँ क्या कह रहा है, द प्रमोटर टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। यानी ये जो प्रमोटर और टर्मिनेटर है वो स्ट्रक्चरल जीन के दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं। फ्लैंक का मतलब क्या होता है, दोनों साइड्स, ठीक है, साइड्स होता है, किनारा होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। शुरुआती साइड पे कौन है, प्रमोटर है, और दूसरे साइड पे कौन सा है, एंडिंग साइड पे तो हमारा टर्मिनेटर है। क्लियर हो गया। शुरुआती पे कौन है, प्रमोटर है, इसीलिए इसको अपस्ट्रीम भी कहा जाता है। प्रमोटर जो है वो प्रमोटर के लोकेशन को कभी कभार क्या कहा जाता है, अपस्ट्रीम भी कहा जाता है, ठीक है। और टर्मिनेटर के लोकेशन को क्या कहा जाता है, डाउनस्ट्रीम। मतलब ये जो है वो अपस्ट्रीम प्रेजेंट है, ठीक है, शुरुआती में प्रेजेंट है, शुरुआती छोर पे प्रेजेंट है। क्लियर है, क्लियर हो गया। तो इसको कहते हैं अपस्ट्रीम, इसको कहते हैं डाउनस्ट्रीम, ठीक है। क्लियर हो गया। और ये तो मैंने बता ही दिया कि प्रमोटर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट साइट के रूप में काम करता है जहाँ की आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके बाइंड कर सके। क्लियर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन के बारे में, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अ जीन इज़ डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये हम सभी जानते हैं, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डीएनए का जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या होता है, जीन होता है, ठीक है। जीन नहीं रहेगा तो फिर जो है वो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ऐसा हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये लाइन जो है वो एकदम आप लोग बिठा लो दिमाग में, यह जीन इज़ डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। पूछ सकता है कि बताइए फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस किसको कहते हैं, क्या डीएनए है, आरएनए है, ठीक है, प्रमोटर है, टर्मिनेटर है, जीन है, तो क्या है, तो ये हमारा जीन है।
ठीक है, जीन इज़ डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जीन्स जो है वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, डीएनए पे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। अब देखो सिस्ट्रॉन के आधार पे स्ट्रक्चरल जीन को 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कि सिस्ट्रॉन कहते किसको हैं। तो देखो ये जो टर्म है सिस्ट्रॉन, ये बेसिकली कहते हैं एक सेगमेंट ऑफ डीएनए और आरएनए को जो कि एनकोड करता है एक स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन। ठीक है, हम इस तरह से समझ सकते हैं इसको जैसे कि जीन होता है। ठीक है, तो जीन एक ब्रॉडर टर्म हो गया जो कि एक फंक्शनल यूनिट होता है और क्या करता है, वो एनकोड करता है फॉर आरएनए एंड प्रोटीन्स। ठीक है, जीन में क्या होता है, डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं और वो डीएनए सीक्वेंसेस एनकोड करते हैं आरएनए और प्रोटीन्स। ठीक है, क्लियर है ना। डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन्स बनता है। वहीं सिस्ट्रॉन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सिस्ट्रॉन स्पेसिफिकली एक डीएनए सेगमेंट होता है, एक डीएनए का छोटा सा पोर्शन होता है जो कि कोड करता है एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो सिस्ट्रॉन कुछ नहीं है बल्कि कह सकते हो कि एक अल्टरनेटिव नेम है जीन का ही, लेकिन जीन क्या हो गया, एक ब्रॉडर टर्म हो गया। ठीक है, जिसमें कि एक से ज़्यादा डीएनए सीक्वेंसेस मौजूद होते हैं और जो कि फर्दर एनकोड करते हैं आरएनए और प्रोटीन्स के लिए। ठीक है, जबकि सिस्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो सिस्ट्रॉन एक छोटा सा डीएनए का सेगमेंट होता है, डीएनए का एक छोटा सा रीजन होता है। ठीक है, जो कि क्या करेगा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इट इज़ अ डीएनए सेगमेंट दैट कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर हो गया। ठीक है, तो सिस्ट्रॉन भी एक तरह से छोटा रूप हो गया जीन का। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सिस्ट्रॉन के आधार पे ही स्ट्रक्चरल जीन को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक हो मोनोसिस्ट्रॉनिक और दूसरा हो गया पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मोनो का मतलब होता है 1 और सिस्ट्रॉनिक मतलब सिस्ट्रॉन। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि जिसमें एक सिस्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ठीक है, मोनोसिस्ट्रॉनिक का मतलब क्या हो गया कि एक जीन जो है वो एक प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है। ठीक है, 1 जीन एनकोडिंग 1 प्रोटीन, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ मोनोसिस्ट्रॉनिक। और इस तरह का सिनेरियो हमें यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। ठीक है, वहीं प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स में जो है पॉलीसिस्ट्रॉनिक जैसे घटना हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया सब में क्या होता है कि इसमें जो है जिसमें कि मल्टीपल प्रोटीन्स के लिए क्या होता है, कोडिंग मौजूद होता है। क्लियर हो गया। इसमें क्या होता है कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए कोड्स फॉर मल्टीपल प्रोटीन्स। ठीक है, जबकि मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए कोड्स ओनली फॉर अ सिंगल प्रोटीन। ठीक है, तो ये इसका बेसिक डिफरेंस होता है। और पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए का एग्जांपल हो गया लैकोपेरॉन विच इज़ प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। ठीक है, लैकोपेरॉन हमने आगे में पढ़ना है। क्लियर हो गया। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि यूकैरियोट्स में जो मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए प्रेजेंट होता है तो इस तरह के जो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं उनमें इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स यूकैरियोट्स में जो जीन्स मौजूद होते हैं वो स्प्लिट जीन्स होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि वो उसमें जो है कुछ कोडिंग सीक्वेंसेस के बीच बीच में कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं ना उसे एक्सॉन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्सॉन्स कहा जाता है। वहीं जो बीच बीच में इंटरप्शन करने वाले नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं उसे इंट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर हम बात करें इस तरह से, अगर एक सेगमेंट है, ठीक है, इस तरह से क्या है, एक सेगमेंट है और तो इस तरह से हमें दिख रहा है कि इस डायग्राम में क्या हो रहा है, एक कोडिंग सीक्वेंस है। ठीक है, और ये जो एक्सॉन कोडिंग सीक्वेंस है वो बीच बीच में इंटरप्टेड हो रहा है नॉन कोडिंग इंट्रॉन सीक्वेंसेस से। ठीक है, चूँकि ये बीच में इंटरप्ट करता है इसीलिए इसको इंटरप्टिंग सीक्वेंसेस या इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, इसको याद रखने का बहुत ही बढ़िया ट्रिक है कि सिस्ट्रॉन, ठीक है, सिस्ट्रॉन क्या हो गया, माफ़ कीजिए, सिस्ट्रॉन नहीं, एक्सॉन। एक्सॉन क्या हो गया, एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस हो गया, और इंट्रॉन क्या हो गया, इंटरप्टिंग सीक्वेंस हो गया। ठीक है, कैसे याद रखोगे,
एक्सॉन में जो शुरुआती 2 अल्फ़ाबेट है EX, इससे याद रखोगे एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस, ठीक है। और इंट्रॉन का जो शुरुआती 2 अल्फ़ाबेट है IN, उससे याद रखोगे इंटरप्टिंग या इंटरवीनिंग सीक्वेंस। क्लियर हो गया, ठीक है। ये जो हमें रेड वाला पोर्शन दिख रहा है वो क्या है, बोलो रेड वाला पोर्शन क्या है, तो हमारा ये इंट्रॉन है, ठीक है, यानी इंटरवीनिंग सीक्वेंस है। क्लियर हो गया। और जो ये वाइट वाला पोर्शन दिख रहा है वो सभी क्या है, एक्सॉन्स है। एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, एक्सॉन 3, इस तरह के सीक्वेंसेस हैं। क्लियर है, ठीक है। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि एक्सॉन्स जो चूँकि एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस होता है, इसीलिए ये मेच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए में अपीयर होता है, ठीक है, दिखता है। जबकि इंट्रॉन्स जो है, चूँकि ये क्या है, इंटरवीनिंग सीक्वेंस है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, इसीलिए ये मेच्योर या प्रोसेस्ड आरएनए में हमें देखने को नहीं मिलता है। क्लियर हो गया। और इस तरह का जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो यूकैरियोट्स में, जहाँ पे मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में। क्लियर है। हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है। बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में 3 मेजर टाइप ऑफ आरएनए हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, तो पहला हो गया mRNA दैट इज़ मैसेंजर आरएनए, tRNA दैट इज़ ट्रांसफर आरएनए, और तीसरा हो गया rRNA दैट इज़ राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, कौन कौन सा हो गया, mRNA, ठीक है, M फॉर मैसेंजर, क्लियर हो गया। दूसरा हो गया tRNA, ठीक है, T मतलब ट्रांसफ़र, ठीक है, और rRNA, ठीक है, R मतलब राइबोसोमल, ठीक है। अब ये तीनों का जो नाम है ना, ये नाम से ही इसका फंक्शन भी पता चल जाता है, ठीक है। नाम से इसका क्या पता चलता है, फंक्शन। कैसे, तो देखो mRNA में जो M है वो हो गया मैसेंजर। मैसेंजर का मतलब क्या होता है, संदेश लाना, यानी कुछ लाना, ठीक है। तो यहाँ पे mRNA क्या ला रहा है, तो यहाँ पे mRNA जो है हमें मैसेंजर के रूप में टेम्पलेट ला रहा है, ठीक है, टेम्पलेट ला के दे रहा है। क्लियर हो गया। दूसरा हो गया tRNA, ठीक है। T का मतलब हो गया ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का मतलब कुछ ये ट्रांसफ़र करेगा। क्या ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ये अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। ये क्या करने का काम कर रहा है, अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र कर रहा है और जेनेटिक कोड को रीड करने का काम कर रहा है। क्लियर है। अमीनो एसिड ट्रांसफ़र एंड रीड्स द जेनेटिक कोड। तीसरा हो गया rRNA दैट इज़ राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए का काम क्या हो गया, तो ये जो है राइबोसोम बनाने में, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, यानी कहीं ना कहीं इसका रोल जो है ट्रांसलेशन प्रोसेस के दौरान होता है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल प्ले करता है। क्लियर हो गया। तो राइबोसोमल आरएनए यानी ये ट्रांसलेशन में काम आता है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में इसका काम आता है, इसका काम होता है। क्लियर हो गया, क्योंकि राइबोसोम किससे जुड़ा हुआ है, प्रोटीन सिंथेसिस से, ठीक है। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बैक्टीरिया में इन सभी आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन जो है वो एक ही एंजाइम के द्वारा कैटलाइज किया जाता है, और उस एंजाइम का नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या नाम है इसका, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। दिस सिंगल एंजाइम कैटलाइजेस ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया में सभी तरह के आरएनए, ये तीनों तरह के जो आरएनए हैं, चाहे mRNA हो गया, tRNA हो गया, rRNA हो गया, इन सभी तरह के आरएनए को कैटलाइज करने का काम, ठीक है, कौन करता है, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। किसमें, यूकैरियोट्स में नहीं, किसमें, तो प्रोकैरियोट्स में, स्पेशली बैक्टीरिया में, ठीक है। अब देखो बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में 3 स्टेप्स मुख्य रूप से इन्वॉल्व होते हैं। पहला है इनिशिएशन प्रोसेस, दूसरा है इलोंगेशन प्रोसेस और तीसरा है टर्मिनेशन प्रोसेस, ठीक है। यही तीनों स्टेप जो है वो बैक्टीरिया के ट्रांसक्रिप्शन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सबसे पहला अगर हम बात करें इनिशिएशन प्रोसेस की, तो इस स्टेप में क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो प्रमोटर के साथ जाके बाइंड कर जाता है और ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन यानी ट्रांसक्रिप्शन का शुरुआत कर देता है, ठीक है। जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है, इस पहले वाले डायग्राम में, इसमें क्या हमें दिख रहा है कि ये जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है। तो जिस तरह से डायग्राम में दिख रहा है कि इनिशिएशन प्रोसेस में क्या हो रहा है कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो हमारा प्रमोटर के साथ बाइंड कर रहा है, ठीक है। किसके साथ बाइंड कर रहा है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है
वो प्रमोटर के साथ बाइंड कर रहा है विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर। ठीक है, ये जो सिग्मा फैक्टर है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है आपको सिग्मा फैक्टर, उसके मदद से जो है ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो प्रमोटर के एंड पे बाइंड कर जाता है। ठीक है, बाइंड करने के बाद जो है ट्रांसक्रिप्शन का शुरुआत हो जाता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन हो जाता है। तो ये है हमारा स्टेप 1। ठीक है, और इस स्टेप में जो है, इस स्टेप में क्या होता है, तो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को जो है सबस्ट्रेट के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग तो होता ही है। क्लियर है। दूसरे स्टेप की अगर हम बात करें इलॉन्गेशन प्रोसेस की, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ये जो हेलिक्स है, ठीक है, इस हेलिक्स का क्या होता है, ओपनिंग होता है। ठीक है, और फिर इलॉन्गेशन होता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो प्रोसेस, ये जो है, ठीक है, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में क्या हो रहा है कि ये डीएनए, ये जो डीएनए का हेलिक्स है, ठीक है, ये डीएनए का हेलिक्स क्या हो रहा है, खुल रहा है, और खुल के जो है ये इलोंगेट कर रहा है, बड़ा हो रहा है। ठीक है, इस तरह से खुल के जो है ये क्या हो रहा है, इलोंगेट कर रहा है, बड़ा हो रहा है। क्लियर है। तो ये प्रोसेस होता है इलोंगेशन में। ठीक है, और तीसरा हो गया हमारा टर्मिनेटर। ठीक है, और हाँ, इलोंगेशन प्रोसेस में एक और बात याद रखो कि ये जो हमारा एंजाइम होता है ना, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये एंजाइम बेसिकली इसी स्टेप को इसी स्टेप को कैटलाइज करने के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, दैट इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इलोंगेशन प्रोसेस। ये मुख्य रूप से इलोंगेशन स्टेप के लिए ही बना हुआ रहता है। ठीक है, इसी के पॉलीमराइजेशन को कैटलाइज करने के लिए इसका काम होता है आरएनए पॉलीमरेज का। जहाँ तक इनिशिएशन और टर्मिनेशन की बात है, यानी स्टेप 1 और स्टेप 3 की बात है, तो इस दोनों स्टेप को कैरी आउट करने के लिए इसे स्पेशलाइज्ड फैक्टर, एडिशनल फैक्टर की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि हमने देखा कि इनिशिएशन में इसने सिग्मा फैक्टर का यूटिलाइज़ किया, उसी तरह से टर्मिनेशन में भी जो है एक टर्मिनेशन फैक्टर होता है जिसको हम लोग कहते हैं रो फैक्टर। इसको यूटिलाइज़ करके ही ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो इस प्रोसेस को टर्मिनेट करने में सक्षम हो पाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को एंड कर पाता है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज जो है वो टर्मिनेटर एंड पे इस रो फैक्टर की मदद से जो है वो बाइंड करता है टर्मिनेटर रीजन से, और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि ये जो यहाँ पे क्या है, टर्मिनेटर पे पहुँचते ही ये आरएनए जो है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, फॉल ऑफ हो जाता है, गिर जाता है, आरएनए जो है बाहर हट जाता है, और ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस यहीं पे ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है। क्लियर हो गया। इसको चूँकि आगे नहीं बढ़ना है, इसीलिए आरएनए जो है वो कट कर जाता है। ठीक है, कट ऑफ हो जाता है। क्लियर हो गया, मतलब टूट जाता है। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, अभी तक हमने जो भी समझा है वही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग इसे पढ़ लेना। ठीक है, क्लियर है। अब देखो आगे क्या करता है कि बैक्टीरिया में चूँकि अब सेपरेट कंपार्टमेंट तो होता नहीं है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म अलग अलग हो। ठीक है, मतलब सेम कंपार्टमेंट में ट्रांसक्रिप्शन भी होगा और ट्रांसलेशन भी कैरी आउट होगा। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा होता है कि चूँकि एमआरएनए को एक्टिव होने का इसमें ज़रूरत होता नहीं है। ठीक है, किसी भी तरह का, माफ़ कीजिए, एक्टिव नहीं, मतलब इसमें एमआरएनए को किसी भी तरह का प्रोसेसिंग का ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, टू बिकम एक्टिव। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा होता है, बहुत बार देखा गया है कि ट्रांसलेशन से पहले ही, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म भी नहीं हुआ रहता है और ट्रांसलेशन शुरू हो गया। ठीक है, मतलब ऐसा कोई क्लियर कट डिवीजन नहीं है कि ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म होगा उसके बाद ही ट्रांसलेशन शुरू होगा। क्लियर है। तो वही कह रहा है कि इन बैक्टीरिया सिंस द एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव, चूँकि एमआरएनए को जो है ना किसी भी तरह का प्रोसेसिंग की आवश्यकता नहीं होती है एक्टिव होने के लिए। किसमें, बैक्टीरिया में, लेकिन यूकैरियोट्स में ज़रूरत होता है, याद रखना, माइंडेड। ठीक है, एंड ऑल्सो सिंस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट, सिंस देयर इज़ नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल एंड न्यूक्लियस इन बैक्टीरिया, इसीलिए ऐसा देखा गया है बहुत बार ट्रांसलेशन कैन बिगिन, ट्रांसलेशन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन से पहले ही शुरू हो जाता है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली द ट्रांसक्रिप्शन एज वेल एज ट्रांसक्रिप्शन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया। ठीक है,
मतलब ऐसा देखा गया है कि काफ़ी टाइम जो है बैक्टीरिया में ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों प्रोसेसेस जो है वो साइमल्टेनियसली कैरी आउट हो रहा है, क्योंकि इसमें कोई क्लियर कट डिवीजन नहीं है और ना ही कोई ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है बैक्टीरिया में, ठीक है। क्योंकि सेम कंपार्टमेंट में सारे प्रोसेसेस और एक्टिविटीज़ कैरी आउट होने हैं, इसीलिए जो है वो कभी कभार जो है क्या होता है कि ट्रांसलेशन से पहले ही जो है वो क्या होता है, मतलब ट्रांसलेशन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन से पहले ही शुरू हो गया रहता है। क्लियर है। लेकिन इस तरह का केस यूकैरियोट्स में देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि यूकैरियोट्स एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ देखने को मिलती है। क्या क्या है वो कॉम्प्लेक्सिटीज़, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लेक्सिटी है कि इसमें जो है आरएनए पॉलीमरेज कम से कम 3 आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियस में होने चाहिए, ठीक है। बैक्टीरिया में क्या था, एक ही आरएनए पॉलीमरेज से तीनों के तीनों तरह के आरएनए जो है कैटलाइज हो रहे थे, ठीक है। और उसमें एक ही आरएनए पॉलीमरेज से जो है 3 स्टेप में जो है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ख़त्म हो रहा था। क्लियर है, कैरी आउट हो रहा था। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या चाहिए, यूकैरियोट्स में कम से कम एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज आर नीडेड इन द न्यूक्लियस, ठीक है। इन एडिशन टू द आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन द ऑर्गेनल्स, मतलब ऑर्गेनल्स में जो है आरएनए पॉलीमरेज तो मौजूद होने ही चाहिए, इसके अलावा न्यूक्लियस में कम से कम 3 आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की ज़रूरत है, ठीक है। देयर इज़ ए क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर, ये तो क्लियर कट बात है, ठीक है। क्योंकि यूकैरियोट्स है तो इसमें तो डिवीजन ऑफ लेबर होगा ही होगा। क्लियर है, क्योंकि सारा ऑर्गेनल्स अलग अलग फंक्शन करते हैं। दी आरएनए पॉलीमरेज 1, अब देखो अब शुरू होता है 1 2 3 का सिलसिला। अब देखो तीनों आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स का अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। सबसे पहले जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है वो आरआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। कौन कौन से आरआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है, तो 3 तरह के आरआरएनए को ये ट्रांसक्राइब करने का काम करता है। पहला है कौन सा, पहला है 28S, ठीक है, 28S। दूसरा है 18S और तीसरा है 5.8S, ठीक है। तो इस तीनों आरआरएनए को ट्रांसक्राइब करने का काम कौन करता है, तो हमारा आरएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 1। क्लियर है। वहीं जो आरएनए पॉलीमरेज 3 होता है, ठीक है, उसका काम है टीआरएनए, 5S आरआरएनए और एसएन आरएनए को ट्रांसक्राइब करना, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 3 का काम क्या है, आरएनए पॉलीमरेज 3 का काम है कि ये भी 3 तरह के आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। पहला है टीआरएनए, दूसरा है 5S आरआरएनए और तीसरा है एसएन यानी स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। क्लियर हो गया। तो ये हो गया आरएनए पॉलीमरेज नंबर 3। बचा कौन सा, आरएनए पॉलीमरेज नंबर 2। अब देखो आरएनए पॉलीमरेज नंबर 2 जो है वो क्या करता है, तो वो करता है एचएनआरएनए को ट्रांसक्राइब करने का काम, ठीक है, एचएनआरएनए। अब एचएनआरएनए क्या है भाई, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। एचएनआरएनए है हमारा कौन सा, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। और ये एचएनआरएनए जो होता है वो होता है प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए। वो क्या है, प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए है। क्लियर है, ये है प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, ठीक है। क्लियर हो गया। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना कि आरएनए पॉलीमरेज 2 का क्या काम है, आरएनए पॉलीमरेज 1 का क्या काम है और आरएनए पॉलीमरेज 3 का क्या काम है, ठीक है। क्या क्या किसका किसका क्या फंक्शन है, ठीक है। 1 का क्या था, तो वो 18S 28S और 5.8S इस तीनों को ट्रांसक्राइब करने का काम कर रहा था। आरएनए पॉलीमरेज 3 का क्या काम है, तो इसका काम है टीआरएनए, 5S आरएनए और एसएन आरएनए को ट्रांसक्राइब कर रहा है। वहीं आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो एचएन यानी हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए को ट्रांसक्राइब करने का काम कर रहा है और ये एचएनआरएनए बेसिकली एमआरएनए का प्रिकर्सर होता है। क्लियर हो गया, ठीक है। सबसे पहला कॉम्प्लेक्सिटी तो ये है यूकैरियोट्स के साथ कि इसको जो है 3 तरह का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए न्यूक्लियस में और इन तीनों का जो है अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के मामले में। दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी ये है
कि जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है यूकैरियोट्स में, उसमें एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ये तो मैंने पहले ही बोला था, ठीक है, कि यूकैरियोट्स में जो है वो एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं और नॉन फंक्शनल होते हैं, ठीक है, जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है, प्राइमरी आरएनए जो बनता है, ठीक है। इसीलिए इसमें जो है एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं स्प्लाइसिंग। इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस होता है स्प्लाइसिंग। इस प्रोसेस का होना यूकैरियोट्स में इसलिए ज़रूरी है ताकि जो है इंट्रॉन्स जो कि इंटरप्टिंग या इंटरवीनिंग कोडॉन्स होते हैं उसको हटाने का प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड इन द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग, ठीक है। एंड एक्सॉन्स आर जॉइंड इन अ डिफरेंट ऑर्डर, मतलब बीच बीच में से जो इंट्रॉन्स इंटरप्ट करते हैं उसको हटाता है स्प्लाइसिंग प्रोसेस, और एक्सॉन्स को एक कंटिन्यूस मैनर में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। HNRNA अंडरगोज एडिशनल प्रोसेसिंग कॉल्ड एज कैपिंग एंड टेलिंग। इन द मीन वाइल जो होता है, क्या होता है, जो हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए है जो कि mRNA का प्रिकर्सर है, उसमें भी एक प्रोसेस होता है, एक नहीं बल्कि दो प्रोसेसेस होते हैं। कौन कौन से, तो एक होता है कैपिंग और दूसरा होता है टेलिंग, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस होता है HNRNA में, ठीक है। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, कैपिंग का मतलब होता है कि इसमें जो है 5' एंड ऑफ HNRNA में कुछ न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होगा, ठीक है, यानी जो हेड वाला पोर्शन होता है, ठीक है। हेड वाला पोर्शन कौन सा होगा, जो अपर पोलैरिटी होगा जिसका, यानी 5' एंड का। तो 5' एंड पे क्या होता है कि कुछ न्यूक्लियोटाइड, खासकर न्यूक्लियोटाइड जो मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है, इस न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया जाता है 5' एंड ऑफ HNRNA में, ठीक है। किसमें, तो कैपिंग प्रोसेस में, ठीक है। वहीं तुम्हारा टेलिंग प्रोसेस में क्या होता है, तो कुछ रेसिड्यूज़ जो कि एडिनलाइट रेसिड्यूज़ होते हैं, करीब 200 से 300 इसमें ऐड किए जाते हैं एट द लोअर एंड, यानी जो डाउनस्ट्रीम एंड है, 3' एंड है इन अ टेम्पलेट, उसमें उसको ऐड किया जाता है किस प्रोसेस में, तो टेलिंग प्रोसेस में, ठीक है, यानी जो टुवर्ड्स एंड है, ठीक है, जो टुवर्ड्स एंड है वहाँ पे, मतलब जो ये क्या कहते हैं, एंड के तरफ जो पोर्शन है, यानी जो 3' एंड है, लोअर पोलैरिटी पे जो मौजूद है, तो वहाँ पे एडिनाइलेट रेसिड्यूज़ करीब 200 से 300 संख्या में ऐड किए जाते हैं टेलिंग प्रोसेस से, ठीक है। अब जो होता है, मतलब जब ये सारे प्रोसेसेस हो जाते हैं, सबसे पहले स्प्लाइसिंग हो गया, फिर HNRNA में जो है कैपिंग और टेलिंग प्रोसेस हो गया। इन सभी प्रोसेसेस हो जाने के बाद जो है, अब ये फुल्ली प्रोसेस्ड जो HNRNA होता है, जो फुल्ली प्रोसेस्ड जो हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए तैयार है, उसी को अब हम लोग क्या कहेंगे, mRNA कहेंगे, ठीक है। तो हमने देखा क्या कि जो प्राइमरी आरएनए था, उस प्राइमरी आरएनए में पहले आरएनए स्प्लाइसिंग हुआ, ठीक है, जिसमें कि इंट्रॉन्स को हटाया गया और एक्सॉन्स को एक डिफिनिट कंटिन्यूस मैनर में जोड़ा गया। दूसरा हो गया कि जो हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए था, यानी जो प्रिकर्सर था mRNA का, ठीक है, उसमें कैपिंग प्रोसेस हुआ, जिसमें कि जो इसके हेड पोर्शन में, यानी 5' एंड में मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एडिशन हुआ। फिर उसमें टेलिंग प्रोसेस हुआ, जिसमें कि उसके लोअर एंड में, यानी 3' एंड में एडिनाइलेट रेसिड्यूज़ करीब 200 से 300 संख्या में जोड़े गए। तब जाकर जो ये फुली प्रोसेस्ड HNRNA तैयार हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, mRNA कहते हैं। अब ये mRNA को जो है न्यूक्लियस से बाहर भेजा जाएगा, किस चीज़ के लिए, तो ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है कि अब जो है ये जो फुली प्रोसेस्ड HNRNA जिसको हम लोग mRNA कहते हैं, इसको न्यूक्लियस से बाहर भेजा जाता है किस चीज़ के लिए, तो ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये देखो डायग्राम में कितना अच्छे से एक्सप्लेन करा है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, ठीक है। यूकैरियोट्स में क्या क्या हो रहा है, सबसे पहले मैंने क्या बोला, देखो ये जो है, ये जो स्ट्रिप्ड वाला पोर्शन है वो क्या है, एक्सॉन, और इसको बीच में इंटरप्ट कर रहा है इंट्रॉन, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये सब जो क्या है, ये सभी इंट्रॉन है, ठीक है, ऑरेंज कलर वाला इंट्रॉन है, और ये जो येलो कलर वाला कंटिन्यूस पोर्शन है वो क्या है, हमारा एक्सॉन है, ठीक है। तो इसमें से ये जो ऑरेंज वाला पोर्शन है उसको हटाने को ही क्या कहा जाएगा, RNA स्प्लाइसिंग कहा जाएगा। RNA स्प्लाइसिंग से ये सारे एक्सॉन्स इंट्रॉन्स को हटा दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो है कैपिंग और टेलिंग प्रोसेस होगा, ठीक है। अब देखो कैपिंग प्रोसेस हालांकि पहले ही से शुरू है, ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो रहा है,
5' एंड पे जो है मिथाइल, ठीक है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एडिशन हो रहा है, ठीक है। अब आरएनए स्प्लाइसिंग के बाद क्या हो रहा है, आरएनए स्प्लाइसिंग के बाद पोली एडिनाइलेशन हो रहा है, यानी करीब 200 से 300 की संख्या में एडिनाइलेट रेजिड्यूज जोड़ा गया कहाँ पे, तो 3' एंड पे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम साफ साफ हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये जो है आरएनए स्प्लाइसिंग के बाद जब ये कंटिन्यूस स्ट्रैंड बन गया, ठीक है, एक्सॉन का कंटिन्यूस स्ट्रैंड बन गया, तब जाके जो है ये कैपिंग प्रोसेस सक्सेसफुल हुआ है। इस तरह से जो है क्या हो गया है, इस तरह से ये सभी क्या जुट गए हैं, तो ये न्यूक्लियोटाइड्स जुट गए हैं, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और उसके बाद जो है एडिनाइलेट रेसिड्यूज जो है 3' एंड पे जुट गया है, यानी यहाँ पे कैपिंग भी हो गया, यहाँ पे टेलिंग भी हो गया, यहाँ पे आरएनए स्प्लाइसिंग तो हो ही गया था। अब जाके जो है ये हमारा जो मैच्योर HNRNA है, ठीक है, ये क्या बना रहा है, ये हमारा बना रहा है मैच्योर HNRNA, मैच्योर, ठीक है, मैच्योर HNRNA। क्लियर है। मैच्योर HNRNA बना रहा है, और यही मैच्योर RNA जो है वो क्या बनाएगा, हमारा मैसेंजर RNA कहलाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मैसेंजर RNA। और यही मैसेंजर RNA जो है क्या होगा, हमारा ट्रांसपोर्ट होके कहाँ जाएगा बताओ, तो न्यूक्लियस के बाहर जाएगा ट्रांसलेशन प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, ये वाला चीज़। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं जेनेटिक कोड, ठीक है। अब देखो क्या कहता है कि रेप्लिकेशन प्रोसेस या ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के दौरान एक न्यूक्लिक एसिड को दूसरे न्यूक्लिक एसिड में कॉपी करना था। देखो ये काफ़ी सहज प्रोसेस था, क्योंकि चाहे डीएनए से डीएनए बनाना हो या डीएनए से आरएनए बनाना हो, मतलब रेप्लिकेशन प्रोसेस हो या ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो, दोनों में ही कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का रूल फॉलो होता है, ठीक है। मतलब A+T और C+G, ठीक है। और आरएनए के केस में क्या होगा, तो थायमिन के बदले यूरेसिल आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के कारण जो है ये प्रोसेसेस काफ़ी इजी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ट्रांसलेशन प्रोसेस की बात करें, जिसमें कि आरएनए से प्रोटीन बनाना है, जिसमें क्या करना है, आरएनए से हमें प्रोटीन बनाना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये प्रोसेस सोच के देखो काफ़ी ज़्यादा डॉन्टिंग, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आरएनए और प्रोटीन के बीच में किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जैसा कोई चीज़ नहीं होता, ठीक है, क्योंकि दोनों बिल्कुल ही अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। क्लियर है, ठीक है। एक बात ये हुआ, और दूसरी बात ये है कि न्यूक्लिक एसिड चेंज करने पे जो है अमीनो एसिड भी चेंज हो जाते हैं। दैट मीन्स अमीनो एसिड चेंज हो जाएंगे, मतलब प्रोटीन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे ये हम न्यूक्लिक एसिड चेंज कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो न्यूक्लिक एसिड अगर हम चेंज कर दें, तो न्यूक्लिक एसिड से जो अमीनो एसिड बन रहे हैं वो भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब इससे जो प्रोटीन कोड होगा वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा प्रोसेस ही जो है काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का और ये जो अमीनो एसिड है, इसके बीच में जो है एक जेनेटिक कोड होना चाहिए। इसके बीच में क्या होना चाहिए, तो एक जेनेटिक कोड प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि क्या करेगा, ये इस दोनों के बीच में, ठीक है, कुछ इस तरह का साइकिल होना चाहिए, ठीक है। मतलब आरएनए और अमीनो एसिड के बीच में ये जेनेटिक कोड प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स को ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। मतलब ये आरएनए से जब अमीनो एसिड बनेगा, ठीक है, आरएनए के सीक्वेंस से जब ये अमीनो एसिड बनेगा, तो इस दोनों के बीच में एक गाइड करने वाला, एक इंस्ट्रक्शन देने वाला जेनेटिक कोड प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि सही अमीनो एसिड के सीक्वेंस को बना सके, जिससे कि जब उससे प्रोटीन बनेगा तो वो सही
सीक्वेंस में उतरेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इससे ट्रांसलेशन प्रोसेस काफ़ी आसानी से कैरी आउट हो सकता है। क्लियर है? तो ये जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो आरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस है। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक कोड जो है अमीनो एसिड का डायरेक्शन तय होता है, इसका सीक्वेंस तय होता है। ठीक है, जिससे कि क्या एक राइट सीक्वेंस, एक कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन ट्रांसलेशन प्रोसेस के दौरान प्रिपेयर होता है। क्लियर हो गया? अब देखो, जेनेटिक कोड को तैयार करना एक काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क था। ठीक है, इसके लिए अलग अलग सब्जेक्ट से, अलग अलग डिसिप्लिन्स से जो है साइंटिस्ट एक साथ आए और उन्होंने काफ़ी दिमाग लगाया। और तब दिमाग लगाने के बाद एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज गैमो। क्या नाम था उनका? इनका नाम था जॉर्ज गैमो। इन्होंने क्या कहा कि चूँकि हमारे पास 4 बेसेस हैं, कौन कौन सा? A, T, C, G। ठीक है, आरएनए के केस में ये T नहीं U हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास चूँकि 4 बेसेस हैं और 20 अमीनो एसिड्स हैं। कितने अमीनो एसिड्स हैं? 20 अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, दरअसल वो अपना दिमाग लगा रहे थे किस पे? तो जेनेटिक कोड तैयार करने पे। ठीक है, तो उन्होंने कहा हमारे पास 4 नाइट्रोजनस बेसेस हैं और 20 अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, तो हमारा जो जेनेटिक कोड होना चाहिए वो इन बेसेस के कॉम्बिनेशन से तैयार होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। अब लोगों ने दिमाग लगाया कि अच्छा ठीक है, बेसिस का कॉम्बिनेशन होगा तो आखिर कितना बेसिस का कॉम्बिनेशन करना सही रहेगा। तो देखो, तो अगर 2 बेसिस का कॉम्बिनेशन किया जाएगा तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमारे पास कितना है? 4 बेसिस हैं। ठीक है, तो 4 बेसिस का पावर 2, अगर 2-2 का कॉम्बिनेशन किया जाएगा तो 4 चौक 16, तब तो 16 अमीनो एसिड ही कोड हो पाएंगे। लेकिन है कितना हमारे पास? 20 अमीनो एसिड है, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। ठीक है, फिर दिमाग लगाया गया कि क्यों ना 3 बेसिस का कॉम्बिनेशन देखा जाए। तो 4 बेसिस है हमारे पास और 3 का कॉम्बिनेशन लगाया गया तो 4 चौक 16 चौक 64। ठीक है, यानी 64 कोडॉन आ रहे हैं। ठीक है, तो 64 कोडॉन आ जाएंगे तो ये तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएंगे, जितना हमें चाहिए उससे भी ज़्यादा, क्योंकि हमें तो मात्र 20 अमीनो एसिड को ही कोड करना है। ठीक है, और यहाँ पर तो 64 कोडॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक परेशानी है कि यार 64 कोडॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, और मात्र 20 अमीनो एसिड है, मतलब एक में हम लोग अगर 2-2 कॉम्बिनेशन दे रहे हैं तो उसमें कम ही हो जा रहा है, मात्र 16 कोडॉन्स हो रहे हैं। 3-3 का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं तो 64 कोडॉन्स हो रहे हैं, मतलब ज़्यादा ही हो जा रहा है। करें क्या भाई? तब ये जो साइंटिस्ट थे जॉर्ज गैमो, इन्होंने कहा कि नहीं, कोडॉन्स जो हैं वो ट्रिपलेट ही हैं, मतलब 64 कोडॉन्स ही बनेंगे। यानी 3 का हम लोग 3 बेसिस का कॉम्बिनेशन लेंगे और इस तरह से 64 कोडॉन्स का निर्माण होगा और यही 64 कोडॉन्स जो है वो 20 अमीनो एसिड को क्या करेंगे? कोड करेंगे। ठीक है, 20 अमीनो एसिड के लिए ये 64 कोडॉन्स जो है वो क्या करेंगे? कोड करेंगे। क्लियर है? लेकिन अब उन्होंने बोल तो दिया, लेकिन इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल था। ठीक है, कि कोडॉन वास्तव में ट्रिपलेट है। इसको प्रूव किया 2 साइंटिस्ट ने मिलकर। ठीक है, इसका प्रूफ दिया, जिसमें से एक थे हमारे भारत के हरगोविंद खुराना। ठीक है, जिन्होंने एक ऐसा केमिकल मेथड डेवलप करा था जिससे कि आरएनए मॉलिक्यूल्स को कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस के साथ सिंथेसाइज करना काफ़ी आसान बना दिया था। ठीक है, तो इस तरह से वो जो है ऐसा मेथड डेवलप कर पाए जो कि इंस्ट्रूमेंटल था इन सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। इसके साथ ही साथ दूसरे साइंटिस्ट का नाम था मार्शल नीडनबर्ग। ठीक है, दूसरे साइंटिस्ट का क्या नाम था? मार्शल नीडनबर्ग। अब मार्शल नीडनबर्ग ने भी एक ऐसा सिस्टम डेवलप करा जिससे कि प्रोटीन सिंथेसिस करना आसान हो गया। ठीक है, और फाइनली जो है सारे कोड को डिसाइफर किया जा सका। ठीक है, डिकोड किया जा सका। क्लियर है? सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे ओकोआ एंजाइम जो कि केमिकली पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज के नाम से जाना जाते हैं, वो भी काफ़ी हेल्पफुल साबित हुए।
आरएनए को डिफाइंड सीक्वेंसेस के साथ पॉलीमराइज करने में, ठीक है। और फिर जाके जो है एक फाइनली चेकर बोर्ड तैयार हो सका जेनेटिक कोड के लिए, ठीक है। यही चेकर बोर्ड आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। तो दिस इज़ द चेकर बोर्ड ऑफ जेनेटिक कोड, ठीक है, जिसमें कि 64 कोडॉन्स हैं, ठीक है। और प्रत्येक कोडॉन जो है एक एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये जो जेनेटिक कोड का चेकर बोर्ड है इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स होते हैं, ठीक है। जेनेटिक कोड जो है उसके कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं जो कि इस प्रकार यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला विशेषता है, पहला सेलिएंट फीचर है कि कोडॉन जो होता है वो ट्रिपलेट होता है, ठीक है, यानी 3 का ग्रुप होता है। इसमें 64 कोडॉन टोटल होते हैं, जिसमें से 3 कोडॉन जो है वो किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, इसीलिए इन्हें स्टॉप कोडॉन कहा जाता है। यानी इन टोटल जो है 61 कोडॉन ही अमीनो एसिड के लिए कोड कर पाते हैं। तो ये इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। दूसरा है सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन। कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे भी हैं जो कि एक से ज़्यादा कोडॉन के द्वारा कोड किए जाते हैं, इसलिए इन्हें डीजेनरेट कहा जाता है, डीजेनरेट कोड कहा जाता है, ठीक है, डीजेनरेट कोड कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे इस टेबल में आप लोग को दिख रहा होगा कि बहुत सारे कोडॉन्स जो है वो एक से ज़्यादा अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे पहले वाले बॉक्स में यू ये जो ट्रिपल यू है वो PHE यानी फिनाइल एलानाइन नामक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, ठीक है। वहीं इसके नीचे वाला जो कोडॉन है UUC ये भी फिनाइल एलानाइन को कोड कर रहा है, ठीक है। फिर उसके नीचे वाला जो है UUA वो ल्यूसीन को कोड कर रहा है, ल्यूसीन अमीनो एसिड को। वहीं उसके नीचे जो है UUG वो भी ल्यूसीन अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। मतलब एक से ज़्यादा कोडॉन जो है वो कुछ अमीनो एसिड्स को, मतलब एक से ज़्यादा कोडॉन्स के द्वारा जो है कुछ अमीनो एसिड्स कोड हो पा रहे हैं। इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर को कहा जाता है डीजेनरेट कोडॉन्स, ठीक है। सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो फिनाइल एलानिन है या ल्यूसीन है, ठीक है, और इस तरह के बहुत सारे अमीनो एसिड्स जो है वो एक से ज़्यादा कोडॉन्स के द्वारा कोड हो पा रहे हैं, ठीक है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि द कोडॉन इज़ रेड इन mRNA इन अ कॉन्टिग्यूअस फैशन, देयर आर नो पंक्चुएशन। कह रहा है कि जो कोडॉन जो है वो mRNA में एक कंटिन्यूअस फैशन में पढ़ा जाता है और बीच में किसी भी तरह का कॉमा या पंक्चुएशन नहीं लगाया जाता, ठीक है। देखो कहने का मतलब है कुछ इस तरह से जो है वो एक कंटिन्यूअस फैशन में जो है कोडॉन को पढ़ा जाता है, ठीक है, और इसमें बीच में कहीं भी कोई भी कॉमा या पंक्चुएशन नहीं लगाया जाता, ठीक है। चौथा कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहता है द कोड इज़ नियरली यूनिवर्सल, ठीक है। जो कोड होता है वो नियरली यूनिवर्सल होता है। मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन ट्रिपल यू वुड कोड फॉर फिनाइल एलानिन। मतलब चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे मानव का शरीर हो, ठीक है, या चाहे कोई भी यूकैरियोट या प्रोकैरियोटिक सेल हो, इन सभी में जो ट्रिपल यू होगा, ठीक है, यू जो कोडॉन होगा वो केवल एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा और वो है फिनाइल एलानिन। मतलब इस तरह से जो है कह सकते हैं कि जो हमारा जेनेटिक कोड होता है वो नियरली यूनिवर्सल होता है। अब नियरली क्यों कहा है, ऑलवेज़ क्यों नहीं कहा, वो इसलिए क्योंकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस यानी अपवाद भी पाए जाते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स और कुछ प्रोटोजोन्स में जो है ऐसा देखने को मिला है कि जो है कुछ कोडॉन्स जो है वो कुछ अलग अमीनो एसिड को कोड कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि एक्सेप्शन है माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन और कुछ प्रोटोजोन्स, इसीलिए यहाँ टर्म नियरली लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है AUG हैज़ ड्यूअल फंक्शन, इट कोड्स फॉर मिथियोनिन एंड इट ऑल्सो एक्ट एज इनिशिएटर कोडॉन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब ये जो AUG होता है, ठीक है, AUG कोडॉन जो है वो एक तो मिथियोनिन अमीनो एसिड के लिए कोड करता है और दूसरा एक इनिशिएटर कोडॉन के रूप में भी काम करता है, ठीक है। याद रखो 2 टर्म्स होते हैं, एक होता है इनिशिएटर कोडॉन, एक होता है स्टॉप कोडॉन। इनिशिएटर कोडॉन वो जो कि प्रोसेस को शुरुआत करता है, ठीक है। इस तरह के कोडॉन जो है वो
इनिशिएट करने का काम करता है, ठीक है। और स्टॉप कोडॉन जो होता है वो प्रोसेस को रोकने का काम करता है, ठीक है। तो AUG जो है उसका ड्यूअल फंक्शन होता है, ठीक है। ये इसका साइलेंट फीचर है जेनेटिक कोड का, ठीक है। नेक्स्ट जो साइलेंट फीचर होता है जेनेटिक कोड का वो है कि UAA, UAG और UGA आर स्टॉप टर्मिनेटर कोडॉन्स, ठीक है। अभी जो हमने टर्मिनेटर या स्टॉप कोडॉन की बारे में चर्चा की कि जिन कोडॉन से जो है प्रोसेस की समाप्ति होती है, तो वो तीनों कोडॉन्स कौन कौन से हैं, तो वो है UAAA, UAG और UGA। देखो, इनको टर्मिनेटर कोडॉन भी कहा जाता है, स्टॉप कोडॉन भी कहा जाता है, या नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका 3 अलग अलग नाम है, स्टॉप कोडॉन या टर्मिनेटर कोडॉन, ठीक है। स्टॉप कोडॉन या टर्मिनेटर कोडॉन, या इसी को क्या कहते हैं, नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं, ठीक है। नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन तीनों का अलग अलग स्पेसिफिक नेम्स भी है, ठीक है। इन तीनों का क्या है, अलग अलग स्पेसिफिक नेम्स भी है। जैसे देखो UAA का स्पेसिफिक नेम है ऑक्रे, ठीक है। UAA इज़ ऑल्सो नोन एज ऑक्रे। वहीं UAG को एम्बर कहते हैं, UAG को क्या कहते हैं, एम्बर, ठीक है। और UGA को ओपाल कहते हैं, UGA, क्लियर हो गया। UGA को क्या कहा जाता है, ओपाल, क्लियर हो गया। तो इसको स्टॉप कोडॉन भी कहते हैं, टर्मिनेटर कोडॉन भी कहते हैं, या नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम मार्क करके नोट कर लो, ठीक है। इसमें से तो पक्का आने ही वाला है क्वेश्चन, और बहुत बार आ भी चुका है, हम लोग क्वेश्चन आंसर्स में देखेंगे इसको, ठीक है। क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ये जो टॉपिक है म्यूटेशन और जेनेटिक कोड, ठीक है। यहाँ तक आप लोग पढ़ो, समझो और प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स, थैंक यू सो मच। और हाँ, कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है।